वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन एरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि एस्टेट की लगातार क्लास आपके बीच में आती रहेगी और इसी के साथ प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने जो है यूथ कंपटीशन का स्क्रीनशॉट लेके ये जो प्रैक्टिस करा रहे हैं ये 2019 में आए हुए सारे प्रश्न हैं और ये टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे प्रश्न हैं। इसको हमने जो है स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि टाइम कम है और जब समय का अभाव होता है तो लोग रिजल्ट देने के लिए कुछ ना कुछ अपना बेस्ट करते रहते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, मतलब अधिगम क्या है? नेचुरल है। तो इसका पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्तिगत का या जीवित प्राणी का। तो अधिगम क्या है? अधिगम तो बचपन से ही होता है ना, जैसे ही आपका जन्म होता है तो आप वहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अधिगम इसका क्या होगा? अधिगम एक सतत और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अतः अधिगम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इसका जैसा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक है। चलिए इसका क्या मतलब है? उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति, ये सभी। देखिए अधिगम क्या है? अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है उच्च सोच स्तर। जैसे जैसे आपकी थिंकिंग, जैसे जैसे आप नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी थिंकिंग बढ़ती जाएगी। जैसी थिंकिंग बढ़ेगी वैसे नॉलेज बढ़ेगा। तो ये दोनों चीज़ आपस में इंटरलेट है। ध्यान, देखिए कुछ भी सीखने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। स्मृति, कि आपकी थिंकिंग पावर कितना है। तो ये सारे ऑप्शन क्या होंगे? ये सभी हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये सभी। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अधिगम या सीखने की प्रक्रिया में उच्च स्तर सोच, ध्यान और स्मृति शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को दर्शाती है। इसलिए इन तीनों घटकों को मिलाकर ही अधिगम प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों चीज़ अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक कौन से हैं? उच्च स्तर, ध्यान, स्मृति। और ये ऑप्शन में पहले से दिया हुआ है ये सभी। तो ये क्या होंगे? ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे आगे बढ़ाते हैं। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण हो। पहला ऑप्शन सूचना, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या है? मतलब आपकी थिंकिंग, आपका संज्ञान क्या है। तो वो पहला क्या है? सूचना। जब तक आपको कोई किसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सूचना। चलिए, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में बच्चों द्वारा सूचना प्रसारण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों को कुछ सूचना दी जाए, जैसे ए फॉर एप्पल। बच्चों की शुरुआत से ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ऐसे ही उनको बताया जाता है, ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं, उनके मस्तिष्क में वो बातें रखी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? चलिए इसको जानते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्ट, क्रिया केंद्रित, मापन या ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये सभी। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को इस प्रकार लिखना महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षार्थियों की प्रगति को प्रभावी ढंग से मापा जा सके और शिक्षण को अनुकूलित किया जा सके। पहला ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षार्थी को क्या सीखना है। जैसे विशिष्ट उद्देश्य क्या, आप जैसे स्कूल में गए हैं तो शिक्षार्थी को क्या सीखना है, किसी विशेष अवसर पर क्या सीखना है। मापन योग्य उद्देश्य में शिक्षार्थी की प्रगति को कैसे मापा जा सके, तो उसके लिए क्या होता है? एग्ज़ाम होते हैं, तमाम सारी चीज़ें विद्यालय में कराई जाती हैं। क्रिया केंद्रित उद्देश्य बताता है शिक्षार्थी क्या करेगा। जैसे देखिए बचपन से ही फिजिकल, शारीरिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तीनों विकल्प अनुदेशात्मक उद्देश्य में शामिल है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे प्रश्न स्क्रीनशॉट्स हैं और ये ऐसे इन्होंने डाल दिया है, तो इसको मत देखिए। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे इसमें लिखा होगा अनुदेशात्मक उद्देश्य है, इसमें लिखा हुआ ये सभी। तो आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? विशिष्ट, क्रिया केंद्रित, मापन योग। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट पे वो मत करिए। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो। देखिए ये ब्लूम थ्योरी शिकागो से आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत लोगों ने सीटेट में भी पढ़ा होगा। ब्लूम थ्योरी कहाँ से? शिकागो से। ठीक है, ये देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम का वर्गीकरण, एक मिनट पहले लेते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण जिसे ब्लूम टेक्नोसॉमी भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से की। इसका निर्माण महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने किया था। ठीक है, 1956 में। तो कुछ लोगों ने इसको सीटेट में पढ़ा होगा। ठीक है, शिक्षण के अनुधिक विधि की विशेषता क्या है? ठीक है, तो क्या है? क्रिया केंद्रित, अनुयोगिकता, समकक्ष सहयोग,
उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या है, उपरोक्त सभी। देखिए पढ़ते हैं क्या है। आधुनिक शिक्षण विधियां इन सभी विशेषताओं को समाहित करती हैं, एक समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान करती है, जो निम्न है। क्रिया केंद्रित में शिक्षण विधियां करके सीखने पर जोर देती है। ठीक है, देखिए क्रिया केंद्रित मतलब जैसे आप जो भी फिजिकल वर्क करेंगे, जो भी क्रिया करके आप सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बच्चों को सीख में आती है। मतलब बच्चे बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे बच्चों को शुरू में बताया जाता है ए फॉर एप्पल, अगर इसी को दिखा दिया जाए सामने तो वो बच्चे हमेशा याद रखते हैं। जैसे कोई भी पोयम याद कराई जाती है तो उसको हाथों के इशारों से समझाया जाता है, दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों को, जो बच्चे होते हैं वो मन के बहुत सच्चे होते हैं, जैसे हम लोग भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। आगमन विधि किससे प्रोत्साहित करता है? छात्र भागीदारी, रुचि, करके सीखो, उपरोक्त सभी। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। सब मतलब ऑल सभी हैं। आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती है और यह बच्चों की जरूरत और हितों पर ध्यान रखते हुए खोज को प्रोत्साहित करती है। आगमन विधि खोज खोज को प्रोत्साहित करती है और चिंतन में उत्तेजित करती है। जैसे जो चीज़ आप खोजते होंगे, जैसे किसी भी चीज़ पे आप खोजने का कार्य करेंगे तो उसमें ध्यान बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान लगता है। तो इस वजह से उसमें थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? खोज प्रोत्साहित करता है। आगमन विधि क्या है? खोज प्रोत्साहित करता है, चिंतन को उत्तेजित करती है। इसीलिए यह विधि छात्र भागीदारी, रुचि, करके सीखो की अवधारणा को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल प्ले विधि की कमजोरी है। देखिए ये बिहार आयोग का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? ध्यान केंद्रण पर का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी, समय का क्षय। देखिए रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? रोल प्ले विधि की कमजोरियों से एक, ध्यान केंद्रण का अभाव से छात्र को एक व्यक्ति या चरित्र का अनुभव करना होता है। ठीक है, जैसे कोई भी छात्र उसको एक व्यक्ति या चरित्र का अनुभव करना है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में लिया जाता है। जैसे नाटक, किसी का एग्जाम्पल, प्रेरणा स्रोत किसी के बारे में बताना, जैसे शिवाजी के बारे में बताना, परशुराम के बारे में बताना, रामचंद्र जी के बारे में बताना, भगवान श्री राम के बारे में बताना, तो ताजमहल के बारे में बताना। तो ये सब क्या है? ये चरित्र हैं। यहाँ व्यक्ति और या चरित्र की बात की गई है। ठीक है, सॉरी मैंने जो है ताजमहल का एग्जांपल लिया। यहाँ पे केवल व्यक्ति और चरित्र का अनुभव कराना है। ठीक है, पाठ योजना निर्धारित निर्धारित करता है। देखिए पाठ योजना किसे निर्धारित कर? अधिगम। ठीक, जब भी आप कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? पाठ योजना। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे? पाठ योजना। और पाठ योजना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला रोल है हर्बर्ट पाठ योजना। ठीक है, क्या है? हर्बर्ट पाठ योजना। ठीक, पाठ योजना मुख्य रूप से अधिगम उद्देश्य को निर्धारित करती है। इसे शिक्षण की विधियां और उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है, जिससे छात्र उस पाठ को अच्छी तरह समझ सके। पाठ योजनाओं में शिक्षण सहायक सामग्री, प्रश्न विधि, समय विधि और गृह कार्य आदि का विवरण होता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल छोड़िए, आप कोई भी बुक खरीद के लाते हैं, पहले क्या रहता है? इंडेक्स होता है। ठीक है, पहले इंडेक्स होता है, फिर उसको धीरे धीरे उसकी पूरी थीम होती है, उसको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्या है? अधिगम कराता है। अधिगम, पाठ योजना की शुरुआत अधिगम से होती है। ठीक है, चलिए 5 ही मॉडल विकसित हुआ। देखिए 5 ही विकसित मॉडल हुआ रचनात्मकवाद के लिए। ये कुछ विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोगों ने सीटेट में भी पढ़ा होगा कि 5 ही मॉडल रचनात्मक के लिए विकसित किया गया था। और यह मॉडल सक्रिय शिक्षा का आधारित है। सक्रिय मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सक्रिय रहती है, शिक्षा पर आधारित है, जिसमें छात्र समस्याओं को हल करने और नई नई अवधारणाओं की जांच करने के लिए सहयोग काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों को पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण में शिक्षण कौशल का विकास करना। इसका आधार मनोविज्ञान के अधिगम के नियम और शैक्षिक समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष, शिक्षक उम्मीदवार के प्रति शिक्षण कौशल की छोटी भागों में तोड़कर और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के अराजक वातावरण का सामना किए बिना सीखने का प्रयास करना। देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या है? जहाँ पे जैसे आपकी कोई क्लास है, आप क्या करेंगे? शिक्षकों को शिक्षण कौशल का विकास करना है। वहाँ पे 50 लोगों की स्ट्रेंथ है,
शिक्षक क्या करते हैं, 50 को एक ही भाव से देखते हैं, चाहे वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, पढ़ने में कमज़ोर है। शिक्षक का केवल एक ही काम है, अपने शिक्षण कौशल का विकास करना। ठीक है, चलिए। अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अनुदेशन अनुदेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कक्षा के अंदर। ठीक है, कक्षा के अंदर। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अनुदेशन कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अनुदेशन का अर्थ कक्षीय स्थिति में किसी विशेष का सश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करना। यह शिक्षण की पारंपरिक अवधारणा है। ठीक है, ये पारंपरिक अवधारणा है, ये पहले से ही चली आती हुई है। इसमें एक अल्प अपने से अधिक ज्ञान रखने वाले सूचनाओं को प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा है, वह उसकी शुरुआत पहले जीरो से होती है, फिर धीरे धीरे करके वो क्या होता है, मस्तिष्क में बहुत सारे ज्ञान को अपने अर्जित करता है। तो अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है? कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। ठीक है, पढ़ने का योग्य या पढ़ाई से प्राप्त की गई ज्ञान, ये सब हमें कहाँ मिलती है? कक्षा के अंदर मिलती है। ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है, सॉरी क्या है नहीं, प्रक्रिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन प्रक्रिया, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड बी। देखिए अंतःक्रिया विश्लेषण, ये आप सीटेट में भी बहुत लोगों ने पढ़ा है, चलिए इसमें भी जानते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण एक विधि है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विश्लेषित और सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण जो अपने ज्ञान को अंतःक्रिया से जीरो से हाई लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है उसको अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अंकन प्रक्रिया को शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों को निरीक्षण करता है। अंकन प्रक्रिया जैसे आपका रिजल्ट आना, मैथ में इतना नंबर, सोशोलॉजी में इतना नंबर। जैसे अभी एस्टेट का एग्जाम आएगा, कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ बच्चे फेल होंगे, तो ये क्या है? अंकन प्रक्रिया। अंकन अर्थापन प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मूल्यांकन करना, फाइनल रिजल्ट बनना। पहले यूनिट टेस्ट होता था, अब धीरे धीरे फाइनल टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट बंद हो गया। पहले होता था, पहले टीचर लोग सब्जेक्ट टेस्ट कराते थे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बदलती गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा स्थापित करना, उदाहरण है कक्षा प्रबंधन, अनुशासन, नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए कक्षा स्थापित करना, कक्षा को कैसे बनाया जा सकता है? पहला ही ऑप्शन सबसे आसान है, कक्षा प्रबंधन। किसी कक्षा को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके प्रबंधन का अच्छा उपयोग करेंगे। एक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ है कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें छात्र सीखने के लिए सक्षम हो। ठीक है, ऐसा एक बनाना, ऐसा माहौल बनाना कि जिसमें बच्चे जो है एक आसानी से अपनी की गई विद्या को सीख सकें। कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, छात्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने और छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए जैसा कि ये सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपके, इस पे आप लोग एक बार आप देखिए इसको, और उसके बाद कुछ नोट बनाइए कि मैंने क्या मैंने नहीं बताया, या कुछ लोग इसको स्क्रीनशॉट देख के आगे स्किप कर देंगे। प्लीज़ इसको देखिए, आप समझिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हम लगातार ऐसी कक्षाएं लेके आते रहेंगे आपके बीच। ओके, धन्यवाद।